हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब जो आपके एग्जाम में है वो काफी कम समय बचे हैं, तो ऐसे में आपका प्रिपरेशन अच्छे ढंग से जो होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधा सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, और इन 30 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा तो उसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो उसका आंसर मैं आपको जो यहाँ पे बताता चलूंगा, और उसको जो अच्छे तरीके से आप याद करते चलिएगा, क्योंकि इन 30 क्वेश्चन में आपको जो है तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको सीधा सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। सो आइए हम लोग जो चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जो जर्मनी है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो एक का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। इटली और जर्मनी जो है हमारा यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और इसका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ए में कह रहा है कि हैप्सबर्ग, बी में कह रहा है आर्लिया वंश, सी में कह रहा है बुर्बो वंश, डी में कह रहा है जारसाई। तो दो का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो सभी बच्चे का जो है सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि बुर्बो वंश इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। काफी इजी सवाल है, सब बच्चे जो है इसका जो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ए में कह रहा है लाल सेना, बी में कह रहा है कार्बोनरी, सी में कह रहा है फिलिक हेंतारिया, एंड देन डी में कह रहा है डायट। तो 3 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, बहुत बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, कार्बोनरी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो पेशे से था वो सबको पता होगा कि गैरीबाल्डी नाविक था, ठीक है। पेशे से क्या था, नाविक। तो 4 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए में कह रहा है सेनापति, बी में कह रहा है फ्रांस का राजदूत, फ्रांस में राजदूत, सी में कह रहा है प्रधानमंत्री, एंड देन डी में कह रहा है गृह मंत्री। तो 5 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था। तो ए में कह रहा है लुई 18वां, बी में कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में कह रहा है नेपोलियन थर्ड, एंड देन डी में कह रहा है बिस्मार्क। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण करवाया था। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में से जो है कौन सा विरुद्ध था। मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि जालबेरिन जो है संस्था है, तो ये कैसी संस्था है, क्रांतिकारियों की है या व्यापारियों की है, विद्वानों की है या पादरी एवं सामंतों की है। तो 8 का सही जवाब क्या होगा, तो 8 का जो है हमारा सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ए में कह रहा है मेजनी, बी में कह रहा है हिटलर, सी में कह रहा है बिस्मार्क, एंड देन डी में कह रहा है विलियम प्रथम, ठीक है। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी सब बच्चे लिखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, सबको याद होना चाहिए। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 11 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स जो है, तो नेपल्स की क्रांति कब हुई। तो 12 का सही जवाब क्या होगा, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेपल्स की क्रांति कब हुई, 1821 ईस्वी में। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ए में कर रहा है फ्रांस, बी में कर रहा है ऑस्ट्रिया, सी में कर रहा है हंगरी, एंड देन डी में कर रहा है इंग्लैंड। आंदोलन जो ये हमारा इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि 13 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कि यूनान को कब जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1832 ईस्वी को। चलिए
चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, जो कि काफी इजी सवाल है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया। तो ए में कर रहा है हीगेल, बी में कर रहा है अंधहर्ट, ठीक है, और सी में कर रहा है हमबोल्ट, एंड डी में कर रहा है जैकब ग्रिम। तो 15 का सही जवाब क्या होगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हीगेल, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, जो कि काफी एकदम सिंपल सवाल है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 16 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए 16 का सही जवाब क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1829 ईस्वी में। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि एड्रियानोपुल की जो संधि है वो किन किन दो देशों के बीच हुआ था। ए में करा है तुर्की रूस, बी में करा है यूनान पोलैंड, सी में करा है तुर्की और हंगरी, एंड देन डी में करा है हंगरी और पोलैंड। तो 17 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 17 का सही जवाब है हमारा ए, यानी कि तुर्की और रूस के बीच जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो 18 का सही जवाब क्या होगा, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 की तरफ। तो 19 में क्या करा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि अधिकार था। किस देश का, जो हंगरी है, तो हंगरी पर पूरा अधिकार कौन से देश का था। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 19 का हमारा जो सही जवाब बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का जो है पूरा अधिकार था हंगरी पर। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड का जो विद्रोह था उसको जो है किसने कुचल दिया। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 20 का सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 21 का सही जवाब क्या होगा, तो 21 का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि सेडान में हुआ था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में क्या करा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेडान युद्ध के बाद जो है हमारा तो जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो 23 का सही जवाब क्या होगा, ए में करा है मेजनी, बी में करा है गैरीवाल्डी, सी में करा है विक्टर इमैनुअल, एंड देन डी में करा है मुसोलिनी। तो 23 का सही जवाब क्या होगा, तो 23 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजनी। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। 24 का ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 में कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ, तो 25 का सही जवाब क्या है, तो वियना कांग्रेस 1855 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 25 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे। तो ए में कह रहा है मेजनी, बी में कह रहा है गैरीवाल्डी, सी में कह रहा है लेनिन और डी में कह रहा है बिस्मार्क। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्मार्क था, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, सारे बच्चे जो है पढ़ करके इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं, यानी कि इटली का जब एकीकरण हो रहा था इसमें से कौन सा जो है इसमें योगदान नहीं दिया था, यानी किसका जो इसमें संबंध नहीं था। जो 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 27 का जो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि बिस्मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जो 1830 की जो क्रांति हुई थी तो इसके बाद जो फ्रांस में जो शासन की प्रणाली हुई थी तो वो किस प्रकार का शासन प्रणाली हुई थी। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी था। 29 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बिस्मार्क होगा, ठीक है। चलिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट सवाल है हमारा, और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ ही साथ अपना जो है नाम लिखिए, कहाँ से है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते कर 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है, यानी कि 30 का जो है ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो बस मैंने जो टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछा है, 30 में से आपका कितना सही हुआ है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 30 में से आपको जो है कितना सही हुआ है, ठीक है। जितना सही हुआ है उसको आप ऊपर में लिखिएगा और बटा में 30 लगा दीजिएगा, ठीक है। और हमें जो कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आपका जो कितना में से कितना सही हुआ है, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। और आप जो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त अगर आपसे साथ में मिल करके पढ़ते हैं तो अच्छी बात है और हम लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।